नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं। अभी तक ये हमारे इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने जो हमारा पहला वीडियो था, पहले वीडियो में हमने इन टॉपिक को कवर किया था। व्हाट इज़ मिनरल, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यूजेज ऑफ मिनरल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। फिर जो सेकंड वाला हमारा वीडियो था उसमें मैंने पावर रिसोर्सेज की डेफिनेशन एंड जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको स्टडी किया था। इस वाले वीडियो में हम जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, है ना, उनको स्टडी करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन, वीडियो को पॉज करके जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिए और अपने पास ज्योग्राफी की जो क्लास 8 की बुक है वो साथ में रखें। तो देखो, हमने जो एक बार पढ़ा इससे पहले वाले वीडियोज़ में, उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज़ मिनरल। तो देखो, जो मिनरल होता है ना, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन जो होता है ना किसी सब्सटेंस का, उसको मिनरल्स कहा जाता है। क्लास 10 तक काम आएगा ये, है ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक भी दो टाइप के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। इसके बाद हमने जाना एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो तीन तरीके से जो मिनरल्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है ज़मीन से। तो फर्स्ट वन है माइनिंग। ये माइनिंग है। माइनिंग भी दो तरीके से होती है, एक ओपन कास्ट माइनिंग, एक होती है साफ्ट माइनिंग। देखिए, जब इस तरीके से गड्ढे में से निकाला जाता है तो इसको ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। और जब किसी टनल के थ्रू मिनरल्स तक पहुंचा जाता है तो उसको सॉफ्ट माइनिंग कहा जाता है, उसमें टनल बनाई जाती है। और क्वेरिंग में हम सीधा ऐसे ही डग करके और जो माइनिंग है वो कर लेते हैं। इसके अलावा जो तीसरा था जो था वो था ड्रिलिंग, यानी पेट्रोलियम और जो गैस होते हैं ना उनको एक ड्रिल करते हैं छेद के सहारे पाइप से और उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो तीन तरीके से माइनिंग की जाती है। इसके बाद हमने जाना था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो दुनिया के अलग अलग रीजन में जो आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, है ना, कोल, मिनरल्स, ऑयल, ऐसी सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था। इसके बाद हमने यूजेज ऑफ मिनरल्स को जाना था। कंस्ट्रक्शन पर्पज, एरोप्लेन, ज्वेलरी, वायर, इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, एम्यूनेशन, इंडस्ट्री, सब में इनका प्रयोग होता है। इसके बाद हमने जाना था इनका यूज़। कंजर्वेशन काफ़ी ज़रूरी है, ये लिमिटेड है। इसके बाद हमने पावर रिसोर्सेज जाना था सेकंड वीडियो में। तो दो टाइप के पावर रिसोर्सेज होते हैं, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। जो लंबे समय से यूज़ किए जा रहे हैं उनको कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहा जाता है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बीच में कंपेयर किया था, ठीक। इसके बाद हमने कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको एक एक करके स्टडी किया था। तो जैसे इसमें ऑयल है जिसको पेट्रोलियम भी कहेंगे हम, नेचुरल गैस है, फायरवुड है, कॉल है, हाइडल पावर है, ये सब क्या है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपको देखने हैं, इनके जो फ़ायदे और जो नुकसान है ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक। इसके बाद कन्वेंशनल जो सोर्स है, जो उसमें फायरवुड है, फॉसिल फ्यूल में आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इनके बारे में हमने डिटेल से जाना था। कोल के बारे में जाना, जैसे रानीगंज, झरिया, बोकारो, यहाँ पे मिलते हैं। नेचुरल गैस जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिलती है। ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम देखो, मुंबई जो हाई है ना, मुंबई के पास है, वहाँ से ड्रिल करके निकाला जाता है ओशन के क्रस्ट के नीचे से। फिर इसके बाद हमने हाइडल पावर को जाना था। हाइडल पावर भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें डैम बनाया जाता है और डैम से पानी को फुल स्पीड से नीचे लाया जाता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इस वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत जो संसाधन हैं ऊर्जा के, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो एक प्रकार से नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं उनमें सोलर एनर्जी है, ये रहा सोलर एनर्जी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहे। उसके बाद विंड एनर्जी है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। टाइडल एनर्जी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, बायोगैस और जियोथर्मल एनर्जी। तो टोटल हमारे पास जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स होंगे वो 6 सोर्स होंगे। 6 को हम फुल डिटेल से इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो देखो, आपको जो एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज है ना ये याद रखने हैं। ये एग्ज़ाम में आपको इस साल भी आएंगे और जब आप 10th में जाओगे ना तो सेम वापस यही जो डिटेल है दोबारा आएगी 10th में, ठीक। तो देखो,
जो हमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है जो उनका क्यों यूज़ करना चाहिए एनर्जी का, कि हमें जो गैर परंपरागत संसाधन है उनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो देखो इसका कारण है, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो उसका वो समाप्त हो रहा है। अब अगर फॉसिल फ्यूल समाप्त होगा, जीवाश्म ईंधन समाप्त होगा, तो इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एनर्जी के सेक्टर में आ जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है उनका यूज बढ़ाना होगा। ठीक, इसके अलावा ये जो फॉसिल फ्यूल है ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी लीड करते हैं, तो इसके कारण भी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है ना उनका यूज किया जाना चाहिए। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है ना ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, है ना। ठीक, इसके अलावा जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुई, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, और ये जो है ना इनसे पोल्यूशन भी काफ़ी कम होता है। तो देखो सबसे पहले सोलर एनर्जी को देखते हैं। तो देखो जो सोलर एनर्जी है ना, जब उसको सोलर सेल्स में जब लाइट आती है तो सोलर सेल में उनको जो एनर्जी है ना उसको पैनल्स के जरिए जो लाइट में और हीटिंग पर्पज में जनरेट कर दिया जाता है। जो सोलर एनर्जी आती है ना जो सन से आती है, उसको जो जो सोलर पैनल्स होते हैं, है ना, तो उसको हीटिंग, जैसे हमें जैसे गर्म पानी करना हो या फिर हमें दूसरे काम करने हो ना, जिससे जैसे सर्दी के समय में हमें हीट के लिए हीटिंग करनी हो, और लाइटिंग जो कि लाइट जलाने के लिए, घर में टीवी फ्रिज कूलर चलाने के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। देखो जो ये जो टेक्नोलॉजी है ना सोलर एनर्जी, ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जितनी भी है, देखो हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो टोरिड रीजन है, ये जो टोरिड रीजन है इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। तो इसमें जितने भी देश आते हैं ना वो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, तो इंडिया भी इसी में आता है ना। तो इंडिया एक क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है। तो यहाँ पे साल में लगभग 8 से 9 महीने जो सन है ना वो आसमान में बिल्कुल सीधा दिखता है और चमकता है। तो हमें सोलर एनर्जी का काफ़ी यहाँ पे पोटेंशियल है। ठीक, इसके अलावा देखो अभी सरकार की एक नई स्कीम है जिसमें सरकार क्या कर रही है कि लोगों के घरों में सब्सिडी देके सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रही है, और जब वो ज़्यादा सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे तो सरकार उस बिजली को खरीदेगी आपसे। जैसे आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो तो सरकार उस बिजली को खरीदेगी और किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देगी। तो एक प्रकार से इससे क्या होगा, जो लोग हैं ना जो अपने घर में एक तरफ तो अपने लिए जो बिजली है ना उसका प्रोडक्शन करेंगे, प्लस वो बिजली का प्रोडक्शन करके दूसरे लोगों को बेच भी देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों की इनकम में फ़ायदा होगा। और इसके अलावा गांव जो दूर दूर के जो जगह है जहाँ पे आज भी इंडिया में लाइटें नहीं पहुँची है ना, बिजली नहीं पहुँची, वहाँ पे भी बिजली पहुँच जाएगी। इस काम को करने के लिए 2015 में एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया था। सारी दुनिया जो दुनिया है ना पूरे वर्ल्ड के 121 कंट्रीज जो कि ट्रॉपिकल रीजन के देश हैं, तो उन सब ने मिलके ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, जो कि एक प्रकार से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सनशाइन कंट्रीज है यानी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है उनके बीच में एक प्रकार से सहयोग करना और सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसके बाद आता है विंड एनर्जी। तो देखो जिस जगह में तेज़ स्पीड से विंड चलती है तो वहाँ पे आराम से जो विंड मिल है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है और उनमें जनरेटर इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। तो जो जनरेटर इस्टेब्लिश होंगे वो क्या लेके आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का उत्पादन हो जाएगा। इसके अलावा देखो जो विंड मिल्स है ना ये जनरली ऐसे जगह में होगी जहाँ पे हवा रेगुलर चले। जैसे इंडिया का जो कोस्ट है, ये पूरा कोस्ट देखो आप, ये कोस्ट, या फिर जो डेजर्टिक राजस्थान है ना, राजस्थान का डेजर्टिक पार्ट है, गुजरात का पूरा कोस्ट है ना, गुजरात का पूरा कोस्ट है। इसके अलावा जो लद्दाख है यहाँ पे हमेशा रेगुलर हवा चलती रहती है। तो ये जो रीजन है ना इंडिया के, इन रीजन में आराम से कई सारी विंड्स मिल इस्टेब्लिश की जा सकती है और की जा रही है। कई सारे स्थानों पे जो विंड मिल है उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है और वहाँ से जो बिजली है उससे जो विंड मिल है उनसे प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखो जहाँ सोलर एनर्जी एकदम क्लीन है, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं हो रहा। जब हम पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं जो कन्वेंशनल सोर्स है तो उससे पोल्यूशन होता है ना, जबकि सोलर एनर्जी से कोई पोल्यूशन नहीं है।
उसी तरीके जो विंड है ना, इससे भी कोई पोल्यूशन नहीं होता है। इसके बाद आता है देखो न्यूक्लियर पावर, जो थर्ड नंबर पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, ये न्यूक्लियर पावर होता है। तो देखो ये काफ़ी पावरफुल एनर्जी स्टोर होता है ना। जो एटम होता है ना, तो एटम का जो न्यूक्लियाई होता है ना, नेचुरली जो एक प्रकार से रेडियो एक्टिव होता है, यानी जो कोई भी एटम है ना, तो उसका जो न्यूक्लियाई होता है ना, अगर वो रेडियो एक्टिव हो, रेडियो एक्टिव मतलब उसमें से इमिशन होता रहता है, उसमें से एनर्जी निकलती रहती है। तो जैसे जिन जिन एलिमेंट्स में से एनर्जी निकलती है, वो यूरेनियम है, यूरेनियम का भी आइसोटोप होता है एक, यूरेनियम 335। तो इस आइसोटोप से, और इसके अलावा थोरियम है। थोरियम भारत में ये जो पूरा कोस्ट है, ये नहीं सॉरी, ये जो केरल का और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है ना, ये वाला कोस्ट, यहाँ पे मोनाजाइट एक मिनरल्स है, जो कि एक सैंड होती है, रेत है। मोनाजाइट क्या है, एक मिनरल्स है ना। इसमें कई सारे रीजन में थोरियम मिलता है, लेकिन अभी हमारे पास इसकी ज़्यादा ना तो टेक्नोलॉजी है, नहीं हमारे पास ज़्यादा अभी पैसा है। लेकिन फ्यूचर में जो मोनाजाइट है ना, इसी मोनाजाइट से निकलने वाला जो थोरियम है, इसी से सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे ना, उससे बिजली बनाई जाएगी। तो भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनमें सब में फ्यूजन होता है। अच्छा, फ्यूजन और फ्यूजन जो होता है और फ्यूजन जो होता है ना, उसको समझ लीजिए पहले। देखो फ्यूजन में क्या होता है कि जब जो एटम है ना, जो एक एटम है उसका विखंडन होता है, वो उसमें दो एटम में बदल जाता है ना। फिर दो बदलेंगे तीन में, है ना, फिर तीन बदलेंगे नौ में, यानी इस तरीके से एक चेन चलेगी, है ना, विखंडन की चेन चलेगी, फ्यूजन होता है। तो जब ये टूटते हैं ना, जब ये एटम टूटता है ना, जब ये एटम टूटता है, तो जब टूटने के दौरान इसमें से क्या निकलती है, एनर्जी। तो इसी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बिजली या इलेक्ट्रिसिटी में। जबकि जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन में जो दो एटम है ना, जो दो एटम है ना, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जब वो जुड़ते हैं ना एक दूसरे से, तो उससे एनर्जी निकलती है। ये होता है जो फ्यूजन है ना, ये सन में होता है ना। सन की जितनी भी एनर्जी ना, सूरज की जितनी भी एनर्जी, वो फ्यूजन के कारण ही आती है। ठीक, अब देखो जो इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये जो सारा काम है ना, जो बिजली बनाई जाती है ना, ये जो फ्यूल्स हैं, यूरेनियम 335 जो आइसोटोप है, तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं ना, इन न्यूक्लियर रिएक्टर में ही इन फ्यूल्स को डाला जाता है और वहीं से एनर्जी निकलती है। तो जैसे यहाँ पे यूरेनियम, जो यूरेनियम है उसको इसमें डाल देंगे, ये रिएक्टर है, ये रिएक्टर है। ठीक, अब इस रिएक्टर में वो क्या करेंगे, इसका फ्यूजन करवाएंगे, इसके विखंडन करवाएंगे। तो जब इसका विखंडन होता है ना, तो विखंडन होने के बाद इसमें से एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकल के एनर्जी एक पर क्या वो क्या करते हैं, देखो कंट्रोल रोड्स का यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में जैसे एक एटम टूटा तो तीन एटम में बदलेगा। ठीक, कितने में बदला, तीन में। फिर ये जो तीन है ना, प्रत्येक ही तीन तीन में बदलेगा, ये देखो तीन तीन में। फिर ये थ्री थ्री में बदलेगा। फिर ये भी जो ये प्रत्येक ही तीन तीन में बदलेगा, तो एक लंबी साइकिल चल जाएगी। एक एटम से नौ बनेंगे, नौ से एक एटम से तीन बनेंगे, तीन से नौ बनेंगे, नौ से फिर इस तरीके से जो आगे बढ़ते 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 साइकिल बढ़ता ही जाएगा। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही साइकिल चलने देते हैं। यानी जब एक में से तीन निकलते हैं ना, तो दो जो होते हैं ना, उनको रोक देते हैं और सिर्फ एक साइकिल चलने देते हैं, इस तरीके से। तो ये जो एक साइकिल से जो एनर्जी चलती है ना, ये एनर्जी जाती है स्टीम जनरेटर में। जो स्टीम होती है ना जनरेटर में, तो इसमें जो काफ़ी तेज़ जो हीट होती है ना, स्टीम जो होती है ना, वो तेज़ी से इधर टरबाइन की तरफ जाती है, और जो टरबाइन है ना, उसको फुल स्पीड से घुमाती है, फुल स्पीड से घुमाती है टरबाइन को। तो इससे क्या होता है, ये जनरेटर काम करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ से लाइट आगे जाना शुरू हो जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो बड़े बड़े ये होते हैं ना, जैसे अक्सर कई बार जब आप देखते हो कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, तो पावर प्लांट में बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है, ऐसे ये ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, बहुत ऊंचे ऊंचे। वो दरअसल वो रिएक्टर नहीं होते हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो बिजली नहीं बनाई जाती है। वो जो ये जो पानी है ना, जो रिएक्टर का जो पानी होता है ना, ये जो वाटर होता है ना, इसको कूलिंग करते हैं, इसको कूल करते हैं, मतलब इसको ठंडा करते हैं। क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटाइज होता है ये, तो इसकी एनर्जी को कम करते हैं, कूलिंग टावर होते हैं ये। और ये क्या जहाँ भी एटॉमिक पावर प्लांट को इस्टेब्लिश किया जाएगा ना, वहाँ पे हमेशा डैम होगा। डैम के पास ही ये क्या करते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करते हैं, या फिर पानी का जो रिजर्वर होगा ना, वहीं पे इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि जो रिएक्टर है उसको ठंडा
किया जा सके। तो इस तरीके से जो एटम एनर्जी है वो जनरेट होती है। और देखो जो एटम एनर्जी है वो काफ़ी ही हानिकारक और नुकसानदेह भी होती है। जैसे 1949 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराए तो कई सारे लोगों की मौत हो गई। उसके रेडियो एक्टिव प्रभाव के बाद कई सारे लोग आज भी फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं। इसके अलावा 2011 में जो फुकुशिमा है वहाँ पे सुनामी आई थी 2011 में जापान में, तो पूरा न्यूक्लियर जो पावर प्लांट था वो डिजास्टर हो गया, कई सारे लोगों की मौत हुई। इसी तरीके से 1983 में जो चेर्नोबिल जो है ना रशिया में एक जगह है, वहाँ पे भी ऐसा ही डिजास्टर हुआ था और कई सारे लोगों की मौत हो गई। तो देखो इंडिया में भी कई सारी जगह में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो जो पावर स्टेशन है, इम्पोर्टेंट पावर स्टेशन जैसे तारापुर है मुंबई के पास, है ना, राजस्थान में राउत भाटा है कोटा के पास, काकरापाड़ा है ना, ये रहा कुंडलकुलम, इसके अलावा जेतासर ये नरोरा रहा, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखनी है, ओपनिंग जो है ना वो ये पिंक कलर में है, और जो अंडर गोइंग प्रोसीज में है ना, जो जिनमें काम चल रहा है अभी, है ना, और वो आने वाले टाइम पे फंक्शनल हो जाएंगे, तो ये येलो कलर में है। तो इनको आपको देख लेना है, 10th में फिर से आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जियोथर्मल एनर्जी। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है, और मेंटल में हमने जाना कि जो अपर मेंटल होती है ना वो क्या है, वो मोल्टन मैग्मा है, वहाँ पे लावा है। तो इस लावा से क्या निकलती है, हीट। तो देखो ये जो हॉट रॉक होती है ना, हॉट रॉक यानी जहाँ से गर्म चट्टानें होती है नीचे की तरफ, अर्थ के नीचे की तरफ, तो वहाँ से हीट जनरेट होती है। अब देखो उसी जगह पे अगर कोई वाटर का सोर्सेज हो, है ना, जो हॉट रॉक है ना, जैसे लावा जो है, लावा वाली जो चट्टानें है ना, उसके जस्ट ऊपर अगर वाटर का सोर्स हो तो जो हॉट रॉक है ना उससे जो पानी है ना वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो किसी छेद के थ्रू बाहर आ रहा है तो गर्म पानी निकलेगा उसमें से, उसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं। यानी जब गर्म पानी बाहर आता है ना, गर्म क्यों होता है वो पानी होता है हॉट रॉक के कारण, गर्म चट्टान के कारण वो गर्म होता है, और वो पानी जब बाहर आता है उबल के तो उसको कहा जाता है हॉट स्प्रिंग। तो ये जो हॉट स्प्रिंग जहाँ जहाँ पर होते हैं वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट लगाए जाते हैं और एनर्जी को जनरेट किया जाता है। और जो फिर से यहाँ पे जो वो है ना, क्या नाम, जो क्या कहते हैं इसको, ये टरबाइन, जो टरबाइन है ना, इसको मूव करवाया जाता है ताकि एनर्जी जनरेट हो। तो देखो यूएसए लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर रखे हैं, इसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, कई सारे देशों ने कर रखे हैं। और इंडिया में भी जो जियोथर्मल एनर्जी है ना उसको जैसे हिमाचल प्रदेश में जो हॉट स्प्रिंग है ना वहाँ पे लगाया गया है, और पूगा वैली जो है ना वो लद्दाख में है, भारत के लद्दाख रीजन में है ना, वहाँ पे भी जो जियोथर्मल एनर्जी है ना उससे लाइट को जनरेट किया जा रहा है। जैसे जो लद्दाख यहाँ पे है और हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, तो यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी से जो लाइट है ना उसको जनरेट किया जा रहा है। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जो हॉट रॉक होती है ना, हॉट रॉक के जस्ट ऊपर अगर कोई वाटर रिजर्वर हो यानी पानी हो, ज़मीन के नीचे भी तो झीलें होती है और ज़मीन के नीचे भी नदियाँ बहती है ना, ग्राउंड वाटर जो होता है ज़मीन के अंदर का पानी, तो जब वो गर्म होने लगता है तो वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइडल एनर्जी। तो देखो आप सभी को पता है कि समुद्र में लहरें उठती है और वापस जाती है, एक चीज़ तो ये है। दूसरा चंद्रमा की ग्रेविटी और सन की जो ग्रेविटी और अर्थ की जो ग्रेविटी है, तीनों की ग्रेविटी के कारण टाइड आते रहते हैं, ज्वार भाटा आते रहते हैं। तो जब टाइड आएगा, तो टाइड जब आता है ना, तो टाइड आने के बाद जो समुद्र का वाटर लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे आप देखना, ये जब पानी यहाँ पहुँच रहा है ना तो टाइड सिचुएशन होगी। देखो अभी पानी ऊपर हो गया, जब ये पानी ऊपर हुआ तो इसको कहा जाएगा टाइड सिचुएशन, और जब ये उतरता है तो इसको कहा जाता है भाटा। ठीक, तो जब ये चढ़ता है ना पानी, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ का गेट है ना, ये वाला गेट, इस गेट को ओपन कर देते हैं। तो फिर इधर रिजर्वर बनाते हैं, इधर क्या बनाते हैं, एक डैम बनाते हैं, आर्टिफिशियल डैम, तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर जैसे भाटा आ जाता है ना, टाइड समाप्त हो जाती है, तो फिर इस पानी को वापस फुल स्पीड से छोड़ते हैं इधर की तरफ, समुद्र की तरफ। जैसा कि हाइडल पावर में भी हमने देखा था ना कि जब हम हाइट से
पानी को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, हाइट से टरबाइन में पानी को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो टरबाइन फुल स्पीड से घूम रही है। उसी तरीके से जो टाइडल एनर्जी में भी सेम कॉन्सेप्ट है। पानी का जो है ना एक आर्टिफिशियल डैम तैयार किया जाता है। जब पानी चढ़ता है ना, समुद्र का पानी जब चढ़ता है किसी क्रिक में या झील में, तो पानी को रोक लिया जाता है डैम लगा के, जैसे गेट लगा के पानी को रोक लिया, तो पानी यहाँ तक चढ़ गया, फिर इसको वापस छोड़ते हैं समुद्र में फुल स्पीड से, तो उससे क्या बनती है, उससे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें सेकंड वाले में भी यही सिचुएशन है। जैसे ये जो पानी है ना, चढ़ा ऊपर, चढ़ने के बाद ये टरबाइन में घूम के वापस आ गया, तो इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है। और भारत में जो गल्फ ऑफ कच्छ है ना, जो गल्फ ऑफ कच्छ है ना भारत में, वहाँ पे टाइडल एनर्जी को जनरेट किया जाता है। इस जगह गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात के कोस्टल भाग में क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, जहाँ पे कांडला पोर्ट भी है, सबसे मशहूर जो बंदरगाह है भारत का, वो भी यहीं पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में। इसके अलावा कई सारे भारत में, जो भारत का पूरा कोस्टल है ना, 7000 किलोमीटर का कोस्टल रीजन है भारत का। तो भारत में जब कभी अगर मान लो जो एनर्जी की प्रॉब्लम होगी, तो हम कई सारी जगह ऐसी जहाँ पे टाइडल एनर्जी से हम बिजली को जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी टाइडल एनर्जी। ठीक, इसके बाद है हमारा फाइनल और जो लास्ट है वो है बायोगैस। तो देखो, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, किसका, एनिमल्स का, प्लांट्स का, जैसे एनिमल जो होते हैं उनकी डग होती है, जो जानवर होते हैं उनका गोबर होता है, या फिर जो जानवरों के द्वारा जो बेकार कचरा होता है, या फिर जो प्लांट्स का कूड़ा करकट होता है, जब जो किसान होता है जब हार्वेस्टिंग करता है, फसल को काटता है, तो उसके बाद भी कई सारा मटेरियल्स बच जाता है। तो ये जो सारा मटेरियल्स है ना, इसको एक बड़े से गड्ढा खोद के वहाँ पे क्या बनाया जाता है, एक टैंक बनाया जाता है। बड़ा सा गड्ढा खोद के क्या बनाया जाता है, ये टैंक ज़मीन के अंदर। तो उसमें एक तो इनलेट होता है, एक होता है आउटफ्लो। तो इनलेट जो होता है ना, ये इनलेट, ये पाइप, इस पाइप में उस गड्ढे, वो जो मटेरियल है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसमें पानी मिला के मिक्स करके कहाँ पहुँचा देते हैं, ये जो पंप है ना, ये जो टैंक है, इस टैंक के अंदर। अब उस टैंक के अंदर क्या करते हैं, टेम्परेचर भी उतना ही होता है, और उसके अंदर जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस, ये सब जो जानवर होते हैं ना, छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे क्लास 6 में पढ़ा था ना हमने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जीव होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना, या फिर हो गया वायरस। लेकिन वायरस का यूज इसमें नहीं होता है, इसमें किस किस का होता है, फंगस का और बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का सबसे बड़ा रोल होता है। तो जो बैक्टीरिया है ना, वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है इसको डाइजेस्ट करते हैं, वो अपना खाने के रूप में इसको यूज करते हैं। तो जब वो इसको यूज करते हैं ना, तो उस दौरान उसमें से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कोई भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कोई भी जो कार्बन का पदार्थ है, ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें जीवता फैले, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसमें अगर डिकम्पोजिशन होता है, तो तब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन ना हो, तब बनेगा मीथेन। और दोनों ही गैसें क्या होती है, ज्वलनशील होती है। तो दोनों को ही फिर इस टैंक में, जो ओवरफ्लो टैंक है ना, यहाँ तक लेके आया जाता है, फिर यहाँ से एक गैस कनेक्शन दिया जाता है, और इस गैस कलेक्शन से आगे जाके उसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं घरों में। तो इस तरीके से जो बायोगैस है उसको तैयार किया जाता है, कहाँ पर, जहाँ पे हमें बायोगैस प्लांट इस्टेब्लिश करना हो और हम हमारे लिए एनर्जी सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, जो दुनिया में हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाले वीडियो में, कि जो कन्वेंशनल सोर्स है फायरवुड भारत में आज भी 50% से ज़्यादा लोग जो फायरवुड है इसका यूज करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो महिलाओं को होती है। तो फायरवुड का सबसे बड़ा एक ये क्या है, ऑप्शन है। फायरवुड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बायोगैस। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर था ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसका फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। जो तीनों ही वीडियो थे, तीनों ही वीडियो का इसमें रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मिनरल्स को जाना। तो मिनरल्स क्या होते हैं, एक सब्सटेंस होते हैं जो कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है उसका, और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, जिसमें कलर होता है, डेंसिटी होती है, हार्डनेस होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे जो आयरन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है,
वहीं जो दूसरे जैसे कोल है वो कम हार्ड होता है, ठीक। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक भी दो टाइप के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। मेटालिक को हिंदी में कहेंगे हम धातु, इसको कहेंगे अधातु। ये फेरस को कहेंगे लोह तत्व, इसको कहेंगे अलोह तत्व। इसके बाद हमने जो मिनरल्स है उनको जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसको पढ़ा। तो माइनिंग से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, दो टाइप की माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग। ड्रिलिंग से भी निकाला जाता है मिनरल्स को, और क्वारिंग से भी मिनरल्स को निकाला जाता है। ये मैप रहा, इसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। जब गड्ढे को घेरा के कंटिन्यू पूरे उस आसपास के सरफेस में खुदाई करके मिनरल्स को निकाला जाता है। और सॉफ्ट माइनिंग में एक टनल के थ्रू जहाँ पे कोल या फिर दूसरा मिनरल्स है ना, वहाँ पहुँचा जाता है और उससे मिनरल्स को निकाला जाता है। क्वायरिंग में डग करके ही सीधा सिंपली हम लेके चले जाते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को देखा। इसके बाद हमने मिनरल्स के यूजेस देखे, कंस्ट्रक्शन पर्पज, एरोप्लेन, ज्वेलरी, है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स, बैटरीज, एम्यूनेशन, इंडस्ट्री, सब में मिनरल्स का प्रयोग होता है। लेकिन जो मिनरल्स है वो काफ़ी लिमिटेड और लॉन्ग पीरियड में ये मिनरल्स बने हैं, मिलियंस ईयर्स, करोड़ों साल लगे इनको बनने में। तो एक प्रकार से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, तो इनको हमें इनका कंजर्वेशन करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा विकास जिसमें आज की ज़रूरतें पूरी हो और फ्यूचर की जनरेशन की ज़रूरतें भी पूरी हो। इसके बाद हमने पावर रिसोर्सेज को देखा। तो पावर रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो देखो जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है उसमें ऑयल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, फायरवुड है, कोल है, हाइडल पावर है ना। वहीं जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है उसमें हमने जाना विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ठीक। इसके अलावा हमने जो नॉन कन्वेंशनल और जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे एनर्जी के, दोनों को कंपेयर किया एक दूसरे से, कौन सा बेस्ट है। आपको ये जो एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज है ना, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। 10th में फिर से आएंगे, इस साल भी आएंगे और 10th में भी आएंगे। इसके अलावा कन्वेंशनल सोर्सेज में फायरवुड है, फॉसिल फ्यूल्स है। तो फॉसिल फ्यूल में भी क्या क्या है? कोल है, नेचुरल गैस है, ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, एस्पाल्ट जिससे हम रोड बनाते हैं। एस्पाल्ट जो होता है ना डामर, उससे हम रोड बनाते हैं, ठीक। और देखो पेट्रोलियम को ड्रिल करके निकाला जाता है। इसके बाद हाइडल पावर को हमने जाना, एक डैम बनाया। डैम में गेट के थ्रू सीधा टरबाइन में पाइप से पानी को पहुंचाया जा रहा है। तो फुल स्पीड से जब ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी ऊपर से आएगा, प्रेशर एक तरफ से रिजर्वर का प्रेशर, दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। तो टरबाइन फुल स्पीड से घूमेगी और पानी लाइट जनरेट हो जाएगी। बाकी पानी का यूज किया जाएगा खेती बाड़ी के लिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल्स की जो जिस प्रकार से कमी हो रही है, तो हमें जो ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इनका प्रयोग बढ़ाना होगा। फिर हमने सोलर एनर्जी को जाना। तो सन से आने वाली जो लाइट होती है उसको, जो सोलर पैनल्स होते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। हमने ग्रिड सिस्टम को जाना कि अब कोई भी व्यक्ति लाइट जनरेट कर भी सकता है और उसको बेच भी सकता है, किसको? सरकार को या किसी व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी को। तो उसको ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सोलर एनर्जी की, तो भारत भी ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है। इसके बाद हमने विंड एनर्जी को जाना। तो देखो भारत की जो कोस्टल रीजन है और भारत का जो राजस्थान और जो गुजरात रीजन है यहाँ, और लद्दाख रीजन, यहाँ पे काफ़ी हवा चलती रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है किसका? विंड मिल्स का, और इससे जो जनरेटर है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। इसके बाद हमने न्यूक्लियर पावर को जाना। तो देखो न्यूक्लियर पावर काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं से न्यूक्लियर पावर बनती है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं ना। तो जैसे यूरेनियम जो है ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, थोरियम भी है। लेकिन थोरियम जो है ना, जो अभी भारत के कोस्टल रीजन में है, मोनाजाइट जो सैंड है ना उसके साथ, लेकिन उसको भी हमने यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया। लेकिन फ्यूचर में हम उसको यूज़ करेंगे, थोरियम को, जो कि फ्यूचर का फ्यूल है। जो एनर्जी बनाते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में और न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा बनाते हैं। तो फ्यूजन क्या होता है? जब दो एटम एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं सॉरी, जब दो एटम एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना, एक एटम जब अलग से होता है तो उससे जो एनर्जी क्या होती है? क्रिएट होती है, ठीक। ये चेन साइकिल होता है।
और जबकि फ्यूजन में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसको विखंडन कहा जाता है और इसको सलियन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फ्यूजन को इसको कहा जाता है विखंडन, और फ्यूजन को कहा जाता है सलियन, एक दूसरे से जुड़ना। जुड़ेंगे तब भी एनर्जी आएगी, टूटेंगे तब भी एनर्जी निकलेगी। तो जो एटॉमिक रिएक्टर होता है, जहाँ पे पावर प्लांट का जो रिएक्टर होता है, उसके अंदर फ्यूल को डालते हैं, और ये जो कंट्रोल रोड्स होती है, इनसे इनको जो चेन है ना, जो कि मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से चेन चलती है। ये 3, फिर 3 के बाद 9, फिर 9 के बाद 27, या ऐसे करके एक चेन चलती है। तो इस चेन को रोकने के लिए, है ना, रोड्स का यूज किया जाता है। और एक चेन में ये जो एनर्जी है, इसको स्टीम जनरेटर तक पहुंचाया जाता है। तो स्टीम जनरेटर से कई स्पीड से जो वो है ना, जो स्टीम है ना, वो स्पीड से जाती है, और उससे टरबाइन काफ़ी तेज़ घूमती है, और फिर इसको कूलिंग टावर में इस पानी को पहुंचा दिया जाता है। ये जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं ना, वो कूलिंग टावर्स होते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो बिजली है ना, वो नहीं बनती उनमें, वो सिर्फ पानी को ठंडा करने के लिए होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसमें अगर परमाणु बम जो बनाए जाते हैं, वो काफ़ी विध्वंसक होते हैं। इसके बाद हमने जियोथर्मल एनर्जी को जाना। जो हॉट रॉक होती है, तो उससे जो पानी उबलना स्टार्ट होता है, तो उससे ये एनर्जी बनती है। इसके बाद हमने टाइडल एनर्जी को जाना, कि जब समुद्र में टाइड आता है, तो टाइड आने के बाद पानी को ये एक यहाँ से गेट लगा के पानी को रोक लेते हैं, फिर पानी को वापस छोड़ते हैं, तो उससे क्या बनती है, टाइडल एनर्जी। लास्ट में हमने बायोगैस को जाना, कि बायोगैस में क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसको इसमें अंदर डाल देते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, और उससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा जो संसाधन हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।